नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के कोटा लेकर चलते हैं आपको, जहाँ पर देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। शांति धारीवाल, जो कि राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक गहलोत के खासम खास मंत्रियों में से एक, जो कोटा से आते हैं, और उन्होंने ये 1400 करोड़ से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट, जिसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर समझ में आती है उसकी भव्यता। लेकिन आज उस भव्य मौके पर उद्घाटन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए। हालांकि कल के उनके कार्यक्रम में ये प्लान था, और उन्होंने बाकायदा राजस्थान सरकार के सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर भी इस बात का जिक्र किया था कि कल देश को समर्पित करेंगे, इतना बड़ा रिवर फ्रंट उद्घाटन होगा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। रिवर फ्रंट को लेकर कोटा में, हालांकि देश के लोकसभा अध्यक्ष भी कोटा से आते हैं, और कहने को शांति धारीवाल और ओम बिरला बहुत अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं, भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों में हों। लेकिन आज इस इतने बड़े मौके पर, अवसर पर, वो भी नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा और क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है, वो अपने आप में एक विषय है। विषय ये भी है कि आखिर क्या इतने बड़े हेरिटेज प्रोजेक्ट पर, जो कि कोटा आज तक शिक्षा का हब बना हुआ है, अब अगर वो पर्यटन का एक केंद्र बनता है, तो आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाए। आज हमारे खास मेहमानों के साथ विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। भरत मेघवाल, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के, और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, प्रवक्ता बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भरत मेघवाल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा आयोजन, मुख्यमंत्री तो छोटे छोटे कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं हर दिन, एक नहीं कई कई कार्यक्रमों का, लेकिन आज जब इतना महत्वपूर्ण, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कितना मन से बनाया गया है, इसका आर्किटेक्ट जिस तरह का है, और दूर से ही ध्यान आकर्षित करेगा, जितना बड़ा बजट था। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री आज इसके उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाए? मीना जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी सदैव, जैसे आपने कहा कि हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम है, चाहे महंगाई राहत कैंप हो या और कोई योजनाओं का उद्घाटन करना हो, सब कैंपों में गए हैं। लेकिन किसी निजी कारणवश आज वो इस प्रोग्राम में जा नहीं पाए। लेकिन 13 और 14 को जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें वो यथावत उसमें रहेंगे। और आपने जिस तरीके से बताया कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था कि ध्यान आकर्षण किया जाए, उससे ये चीज भी साबित होती है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जिस तरीके से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जनता की बात हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे हो, उनके ऊपर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के कई निजी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ पूरा कैबिनेट है, पूरे चेयरमैन है, जितने भी राजस्थान में कांग्रेस के और अन्य लोग हैं, वो सब वहां पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। और कल स्वयं मुख्यमंत्री जी जाकर 13 और 14 का जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें वहां पे सम्मिलित होंगे वो। जी, कैबिनेट की बैठक कोटा में करने का कोई विशेष कारण है भरत मेघवाल जी? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आज 12 तारीख को वहां जाना था और ये रिवर फ्रंट का एक उद्घाटन था, उसी के साथ था कि 13-14 को वहीं पर काम किया जाए, वहीं पर जो मीटिंग है वो मीटिंग को रखा जाए। ऐसा कोई अलग से एजेंडा है नहीं कि वहां कोई पर्टिकुलर इसी वजह से कैबिनेट की मीटिंग रखी जा रही है। जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, क्या कारण नजर आता है आपको, मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए, और हालांकि कैबिनेट की बैठक वहां पर आयोजित हो रही है। कोटा में कैबिनेट की बैठक आयोजन को लेकर आपका क्या सोचना है? मेरा तो क्लियर कट सोचना है इसमें। जिस प्रकार से भरत सिंह कुंदरपुर ने एक चिट्ठी लिखी थी, हम पुतला जलाएंगे रावण का और विरोध करेंगे। भरत सिंह जी कुंदरपुर कांग्रेस के विधायक हैं, और आप जानते हैं लंबे समय से विधायक वो हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरे को एक किस्सा याद आता है। जब हम छोटे बच्चे थे, छोटा था बिल्कुल मैं, तो पिताजी जब दीपावली को कुछ पटाखे लाते थे ना, तो सब भाइयों को मिलकर बैठ के बांटते थे और बराबर बांटते थे, और ये कोशिश करते थे कि सभी को बराबर बराबर मिले। मेरा निवेदन इसके अंदर ये है कि जो काम धारीवाल साहब ने कोटा में किया है,
करना चाहिए। विकास का काम में भारतीय जनता पार्टी कभी विरोध नहीं करती है, लेकिन मेरा ये मानना निश्चित रूप से जिस प्रकार से यूडीएच का बजट, आधा बजट खर्च कर दिया गया एक जगह पे, मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से बारिश के बाद में सड़कों की जो हालत हुई है अर्बन एरिया में, पर्टिकुलर वीआईटी के क्षेत्रों में, नगर विकास न्यास के अधिकार क्षेत्रों में, और जिस प्रकार से सड़कों की हालत है, उधर अगर और काम करवाते, वहां भी कुछ सुध लेते, छोटे शहरों को भी ध्यान रखते, उन शहरों में भी नाली है, पार्क है, जो नगर विकास न्यास के काम है वो अगर करवाते तो राजस्थान का समग्र विकास होता। और कोई भी मंत्री जब शपथ लेते हैं संविधान की, तब ये कहते हैं मैं बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी दबाव के मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ और संभाव रख करके करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस बात में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विश्वास, मेरा निवेदन ये कोटा में भी करना चाहिए। कोटा में पहले भी 7 वंडर बनाए थे धारीवाल साहब ने, मैं भी देख के आया था कोटा में, करना चाहिए, कभी हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक मानना है कि सभी का ध्यान रखना चाहिए, चूज एंड पिकअप नहीं होना चाहिए, और पूरे राजस्थान का समग्र विकास अगर ये करते तो आज इनको कोटा के अंदर जाकर के, और मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से वहां विरोध हुआ है, वो अपने आप में एक कहानी कहता है कि इस राजस्थान की सरकार ने पूरे राजस्थान को ध्यान नहीं रखा है, चूज एंड पिकअप के काम किया है। और उसी प्रकार से कोटा में 2 विधानसभा क्षेत्र है, कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर। शांति धारीवाल जी जब भी मंत्री बनते हैं, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, हमेशा एक ही विभाग लेते हैं, वो यूडीएच। मैंने कहा एडिशनल में ले लेते हैं, एडिशनल में दूसरे विभाग उनको मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन विभाग को हमेशा यूडीएच लेते हैं। और कारण धारीवाल साहब को पता है या कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब को पता है, मेरे को नहीं पता है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने जो 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, और जनता के बीच जाने लायक चेहरा इनका नहीं बचा है, जनता के बीच जाने में कतरा रहे हैं। पास जाना चाहूंगी, यूडीएच हमेशा ले पाते हैं शांति धारीवाल अशोक गहलोत सरकार में, तो ये निश्चित रूप से उनकी अशोक गहलोत जी से जो उनकी ट्यूनिंग है, जो काबिलियत है उनकी, कि अशोक गहलोत उन पर इतना भरोसा करते हैं और इतना काबिल समझते हैं। किसी भी जन प्रतिनिधि या राजनेता की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र को क्या देते हैं। इस मामले में अगर राजस्थान के जन प्रतिनिधियों की गिनती होगी तो शांति धारीवाल का नाम उसमें बहुत स्वर्णिम बड़े बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने विधायक और मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा में कितने काम करवाए। राजीव तिवारी जी, इसे तो एक सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए किसी भी मंत्री या विधायक के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए। अगर एक विधायक और जनप्रतिनिधि की ये सफलता है तो उसी इलाके से आने वाले दूसरे विधायक और पूर्व मंत्री की जो परेशानी है, उन दोनों को साथ साथ चलाए रखना है राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, या फिर वाकई में उनके पास विकल्प नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, शांति धारीवाल जी जो हैं बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत यूडीएच पर उनकी बड़ी पकड़ है, इसलिए ही शायद जब भी वो सरकार आती है कांग्रेस की तो उनको यूडीएच विभाग दिया जाता है। और आप देखिए कि उनके यूडीएच मंत्री रहते हुए सिर्फ कोटा ही नहीं, राजस्थान में जयपुर में तमाम तरीके के विकास के काम हुए। हमारे अभी मानसरोवर में पार्क उन्हीं की देन है जो बना है, सेंट्रल पार्क जो है जयपुर का वो, और कोटा में जो नया ऑक्सीजन जिसका कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग भी करेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। तो मतलब धारीवाल जी आप कोटा जाइए तो दक्षिण उत्तर अपने आप में अलग नजर आ जाता है कि आप दक्षिण में गुजर रहे हैं, धारीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर रहे हैं, तो आपको अलग नजर आ जाएगा कि हाँ यहाँ विकास हुआ है। और जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे जहाँ अभी संजय जी वहाँ पे विधायक हैं, उससे पहले ओम बिरला जी वहाँ पे विधायक थे, तो वो एक इलाका अलग ही नजर आ जाता है। हालांकि अब वहाँ पे भी बहुत विकास के काम हुए हैं, वो एयरपोर्ट सर्किल वगैरह, दादाबाड़ी, बहुत अच्छे दशहरा मैदान, वहाँ पे बड़ा विकास का काम वहाँ पे भी हुआ है। नया पूरा एक एजुकेशन हब के लिए एक अलग कॉलोनी वहाँ पे बनी है, तो वो वहाँ भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और जहां तक विवाद की बात है, तो जो भरत सिंह जी का जो विवाद की बात है, उनका मुख्य विरोध जो है वो
भाया जी का है। तो उनका विरोध, जितनी भी उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं उसके अंदर उन्होंने भाया जी का विरोध किया है ज्यादा, जो खनन मंत्री हैं उनका। तो यहाँ ये जो विरोध की बात है, अब जैसे अभी राज पुरोहित जी कह रहे हैं कि यूडीएच का आधा बजट, मैं कह रहा हूँ अभी G20 की मीटिंग के हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें 990 करोड़ का बजट था उसका, जो कि उसके लिए निर्धारित किया गया था। तो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ से ज्यादा क्यों खर्च कर दिए? यानी कि आपने देश के विकास का आधा पैसा तो वहां खर्च कर दिया। तो ये सारी चीजें होती है, मौके मौके की बात होती है कि कब वहां पर इनको, राजस्थान में अपना चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में अपनी वो दिखानी थी कि हमने कितना विकास किया है। मोदी जी भी इसी तरह अगले चुनावों के लिए अपना विकास और अपनी सारी जो वैभव है वो दिखाना चाहते थे कि भारत ने कितना विकास किया है, विश्व में एक प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे, जिसमें वो सफल भी रहे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चलती हैं, इसमें अपने को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक आज के प्रोग्राम की बात थी, तो मुझे याद आ रहा है कि जब सतीश पूनिया जी ने विरोध का एक कार्यक्रम यहाँ रखा था प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सिविल लाइन्स में, और उसी दिन वसुंधरा जी ने एक प्रोग्राम किया था सालासर जी में। तो आज जो सचिन पायलट ने अजमेर में कार्यक्रम किया, आज ही का दिन चुना 12 तारीख, जब कि इतना बड़ा सरकार के विकास का काम होने जा रहा था कोटा में और उसका उद्घाटन होना था, और उसी दिन उन्होंने अजमेर में अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। और तमाम विधायक, एक नेता, सिर्फ हम अगर राठौड़ साहब को छोड़ दें, आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं, वो जरूर गहलोत जी के नजदीक भी हैं, तो वो आज कोटा में ही दिखे। इसके अलावा अजमेर के जितने नेता हैं कांग्रेस के, अजमेर रीजन के, चाहे केकड़ी से रघु शर्मा हो और हेमंत जी हैं अजमेर से, और कई लोग हैं, तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, भारी भीड़ वहां पे पहुंची भी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक ही पार्टी में, जबकि अभी सारे बयान इनके आ रहे हैं कि भाई हमारे में पैचअप हो चुका है, लेकिन ऐसी चीजें दर्शाती हैं कि हम कहीं ना कहीं मतभेद या जो मनभेद हैं जो अभी बने हुए हैं। और सचिन पायलट ने आज खुद कहा कि कोई अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही गुट है, और उस गुट का नाम है खड़गे ग्रुप, राहुल गांधी ग्रुप और सोनिया गांधी ग्रुप। तो तमाम मतलब बातें सब की जा रही है, सबकी तरफ से की जा रही है। लेकिन आम आदमी को तो नजर आती है ना ये चीज कि भाई आज ही का दिन आपने वहां क्यों चुना? आप कल भी कर सकते थे, 2 दिन बाद भी कर सकते थे, 2 दिन पहले भी कर सकते थे। तो आज ही के दिन ऐसी क्या मुहूर्त निकाला था पंडित जी ने कि आज ही वहां पे जाकर उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना था? तो ये सारी चीजें हैं जो कि दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और ऐसे में कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दिख भी रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय नेतृत्व दोनों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जब 2 दिन पहले सोनिया गांधी, 4 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आकर गए हैं, कल कोर कमेटी की बैठक हुई है, खुद जो बड़े दिल्ली के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद हालात ये हैं। भाई देखिए, जब कल परसों प्रियंका गांधी निवाई में आई थी इतवार को, उस दिन सारे नेता वहां मौजूद थे। तो आज जब रिवर फ्रंट का वहां उद्घाटन हुआ है तो भी सभी नेताओं को वहां मौजूद होना चाहिए था, सबको इनवाइट करना चाहिए था। तो फिर उसके अंदर रिजर्वेशन क्यों? फिर कांग्रेस को इस बात पर ऐतराज क्यों होता है कि राष्ट्रपति भवन में जब भोज दिया जाता है तब खड़गे जी को इनवाइट नहीं किया? अरे आप अपनी पार्टी में ही सबको इनवाइट नहीं कर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री को इनवाइट नहीं कर रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए आप किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व चिकित्सा मंत्री और भी बहुत सारे लोग जो आज वहां बैठे हुए थे वो बता रहे हैं। और बीजेपी तो बड़ी क्लेम कर ही रही है इस वक्त कि हमारे पास और भी कांग्रेस पार्टी से लीडर्स आने वाले हैं। ज्योति मिर्धा का जब कल नाम आया, उसके बाद उन्होंने जब ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ही कहा कि ये सिलसिला आने वाले दिनों में रुकना नहीं है। देखिए अभी जो भी कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको ये पूरा पक्का हो चुका है कि इस बार हमको टिकट नहीं मिलने वाला। जी। तो जब टिकट नहीं मिलता है तो नेचुरली वो देखते हैं कि कोई दूसरी पार्टी में हम जाएंगे तो हो सकता है हमें अहमियत वहां मिल जाए और हम वहां पे टिकट हासिल कर सकें। जी। नाथूराम मिर्धा के नाम पर मिर्धा परिवार ने नागौर में जितना कुछ
जनता से लिया है, उसके बदले जनता को क्या दिया है, ये एक सवाल है जिस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे राजीव तिवारी जी। लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोटा की, सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि जब शादी होती है तो फूफा, जीजा, बुआ जितने नाराज लोग हैं उन सबको भी मनाकर लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इतना बड़ा जश्न का मौका था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी के पास एक अवसर था बड़ा मन, बड़ा दिल और बड़ा जेस्चर दिखाने का कि चलिए दुनिया में, क्योंकि एक्चुअली जो रिवर फ्रंट बना है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत है। आज दुनिया में अगर पूरी कांग्रेस पार्टी वहां एक नजर आती तो खबर सिर्फ रिवर फ्रंट की ही नहीं जाती, खबर और भी बनती। लेकिन आज ना सिर्फ कुछ लोगों की अनदेखी करना बल्कि खुद मुख्यमंत्री का वहां पर नहीं पहुंचना क्या संदेश देता है श्याम सुंदर शर्मा जी? मीना जी, मैंने क्योंकि रिवर फ्रंट को लेकर के स्टडी की तो लगा इसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी। मुख्यमंत्री का नहीं जाना, कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानते थे कि ये चुनावी मुद्दा नहीं बन जाए। क्योंकि देखिएगा, जिस तरह से अनुमतियां जो लेनी चाहिए थी रिवर फ्रंट को बनाने के लिए, वो जब सरकारी अधिकारियों ने पूरी फाइलों को खंगाला, रात 2:30 बजे ये कार्यक्रम निरस्त किया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें कमियां हैं साफ साफ। और अभी देखिए, कैबिनेट की बैठक का भी फैसला हो गया, वो नहीं हो रही है बैठक, वहां पर मनाही आ गई। अभी एक आदेश जारी किए मंत्रिमंडल विभाग ने, अभी मंत्रिमंडल ने कहा कि जो 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली थी कोटा में नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अपने आप को विवादित नहीं बनाना चाहते, इसको चुनावी मुद्दा देखिए। प्रहलाद गुंजल ने जिस प्रकार से कमियां निकाल करके सामने रखी, वो घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र है जहां पर बफर जोन है, जहां पर ये गतिविधि नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर यूआईटी ने जो अनुमति केंद्र सरकार से लेनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से नहीं ली, ये बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद कुलदीप राठा के माध्यम से या सीएस के माध्यम से पूरी यूआईटी की चीजों को देखा गया और माना गया कि मुख्यमंत्री के जाने से पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं गए। तो रिवर फ्रंट में बाकी के लोग चले गए, आज उद्घाटन भी कर दिया गया, शांति धारीवाल और सीपी जोशी वगैरह ने। अब नियम के विरुद्ध, क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नियमों की अवहेलना हो जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी को जब आपके सामने देखा गया कि रिफाइनरी का जब उद्घाटन पुनः दोबारा किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, तो वो प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम को चेंज किया। इसी प्रकार से यदि रविंद्र देखिए, प्रहलाद गुंजल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मामला उठा करके सामने रखा, उसमें नियमों की अवहेलना हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं गए। शांति धारीवाल ने 1400 करोड़ रुपए करीब लगा करके रिवर फ्रंट बना दिया, अपने अपने क्षेत्र में बनाता है व्यक्ति। और क्योंकि वो अभी आपने सही कहा कि वो यूडीएच मंत्री होने के नाते उन्होंने वहां पर बना दिया और कह रहे हैं कि यूआईटी ने खर्च किया। अब 1400 करोड़ रुपए यूआईटी ने खर्च किया, कहां से आया अभी तक क्लियरेंस वाली बात तो अलग होगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर आपने जिस तरह की स्थितियां की, उसकी नियमों की पालना नहीं की, तो उसका मतलब है कि देखिए, आना सागर में जो निर्माण कार्य हुआ है, एनजीटी ने उसको ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। भविष्य में इसके खिलाफ भी अगर वहां मामला जाएगा और ध्वस्त करने के आदेश कर दिए जाएंगे, तो एक बड़ा पैसा जो खर्च हुआ है वहां पे, देखिए नेहरू जी की मूर्ति बड़ी लगाई है या घाट भी बनाए गए। अगर मैं देख रहा था कि उन्होंने 27 घाट बना दिए और बहुत सारी चीजें बना करके 200 रुपए का टिकट भी लगेगा और 2 महीने तक अभी कहा है कि कोटा वाले फ्री देख लें। तो ये सारी चीजें आप देखिए, यूडीएच मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में लगाए। क्यों, देखिए यहाँ पर भी, जयपुर में भी आप जेडी के अध्यक्ष आप थे, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आप थे। पहला बार मैंने देखा कि यूडीएच मंत्री सारे चीजें अपने हाथ में रखता है और जब चुनाव आते हैं उससे पहले एक आदेश जारी करता है, नहीं आप अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम होगा। तो प्रश्न खड़े किए जाने का मतलब है कि आप नियमों की पालना नहीं करेंगे मंत्री होने के बाद भी, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं गए वहां पर। और देखिए, प्रचार प्रसार किया जाए, आप भी देखा था कि प्रचार प्रसार हो रहा था कि सवाल ये है, नहीं बाकायदा सरकार की अधिकृत रूप से डीआईपीआर डिपार्टमेंट का जो साइट है और वहां कहा गया कि कल मुख्यमंत्री देश के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे, तो ऐसा पूरी तैयारियां थी। लेकिन सवाल ये है भरत मेघवाल जी कि प्रहलाद गुंजल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
और बताते हैं कि नियमों की अनदेखी हुई थी, तब सरकार को पता चलता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना लंबा काम, सरकार के सारे अफसर, सरकार की मशीनरी, सरकार के मंत्री सब सो रहे थे। प्रहलाद गुंजल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल मीना जी, प्रहलाद गुंजल को उद्घाटन के समय याद आई क्या नियमों की अवहेलना की? जब ये रिवर फ्रंट का काम चल रहा था इतने समय से। उस बात पर मत नहीं जाइए। नहीं सवाल देखिए, ये है कि नियमों नहीं सवाल बिल्कुल, सवाल ये है कि जब आप विधानसभा में विपक्ष में थे, आपने क्या इस मुद्दे को उठाया? अगर आप सत्य बात कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आपने किसी तरह की कोई कार्रवाई की? क्या आप न्यायपालिका के पास गए? जब ये रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो गया और जनता को सुपुर्द करने की जब समय आया, तब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात याद आती है, तब आपको नियमों की बात याद आती है, तब आप इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं, तब आप वो सारे वन विभाग की चीजें लेकर आते हैं जब इसका उद्घाटन करने का समय आ गया। तो ये आपकी निष्ठा के लिए और ये आपकी इंटीग्रिटी पे भी बात उठाता है कि क्या इतने समय से जब इसका कार्य चल रहा था तब आपको इसके कागज की, इसकी चीजों की बात याद नहीं आई? ये तो विपक्ष की बात हो गई, ये तो विपक्ष की बात हो गई। विपक्ष को मौका मिल गया और सरकार पर आरोप लगाने का कि सरकार ने आरोप लगाना विपक्ष का काम है। आप जाइए ना न्यायपालिका में, आप जाइए न्यायपालिका में, आरोप को सिद्ध करिए ना। मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ मीना जी, मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। आप आरोप का सिद्ध करिए, आप आरोप को सिद्ध करिए, आप न्यायपालिका में जाइए, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच बैठाइए, विपक्ष में आप है, उसकी भूमिका आप पूरी तरीके से निभाइए जो अभी 4.5 साल में आप नहीं निभा पाए। लेकिन जनता को जो सवाल ये है कि नियमों की अनदेखी हुई है कि नहीं हुई है? केंद्र सरकार की चिट्ठी आई थी कि नहीं आई थी? आपने जवाब दिया कि नहीं दिया? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। नियमों की अवहेलना हुई है तो आप कार्रवाई कराइए ना। हम यही तो आप कह रहे हैं, आपने आरोप लगाया, उस आरोप को आप सिद्ध करिए। उसके लिए न्यायपालिका है, उसके पास केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जांच कराए। जिस तरीके से ईडी सीबीआई भेजती है उस तरीके से जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी बाकी जिस हिसाब से श्याम सुंदर जी कह रहे थे 1100 करोड़ रुपए शांति धारीवाल जी ने मालवीय नगर विधानसभा में विकास कार्यों में खर्च करे। 1100 करोड़ रुपए हुए मालवीय नगर। ऐसे नहीं है कि किसी को अनदेखा छोड़ा होगा। और साथ के साथ हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी जितना रेवेन्यू इस बार बढ़ा है, पवन अरोड़ा जी भरत मेघवाल जी कुछ टेक्निकल इश्यू में फंस गए हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, भरत जी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि नियमों की अनदेखी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उनका आप पर पलटवार था, यानी कि विपक्ष पर हमला था कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर। और अगर नियमों की अनदेखी हुई थी तो जब प्रोजेक्ट चल रहा था तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब जब उद्घाटन हो रहा है तो एक दिन पहले आप जनता के बीच इस मुद्दे को लाकर इस पर राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मेरी बात अधूरी रह गई थी मीरा जी, थोड़ा नेटवर्क इशू। हाँ बोलिए। आपकी बात का उस समय मैंने जवाब दे दिया था। उसके बाद मैं तिवारी जी ने कुछ बातें कही थी पायलट साहब के बारे में भी और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है उसको भी क्लियर करना जरूरी है। वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। विषय नहीं है, मुझे लगता है विषय नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट लूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन प्रियंका जी आई थी उस दिन केसी वेणुगोपाल जी भी आए थे और यहाँ पर मीटिंग थी। और जब कल कैंपेन कमेटी की मीटिंग थी तो पायलट साहब दौसा में पहले से निर्धारित प्रोग्राम में थे और यहाँ 52 विधानसभाओं के ब्लॉक अध्यक्षों के तौर पर मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो कांग्रेस पार्टी में सारे कार्यक्रम निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि किसी कार्यक्रम में अगर कोई नेता नहीं आ रहा तो हमारे बीच में गुटबाजी है। हम चुनाव को देखते हुए हर तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ चुनावी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चलती है तो दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में कैंपेनिंग कमेटी की मीटिंग चलती है जिसमें सीएम साहब खुद उपस्थित होते हैं और हम एज ए ब्लॉक अध्यक्ष कैंपेन का उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में होता है। तो यहाँ पर सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि किसी को इन्वाइट नहीं किया। और रही बात G20 की, नेता प्रतिपक्ष को ना बुलाना और इस मीटिंग का होना बहुत अलग चीज है। इस चीज को ध्यान रखा जाए। धन्यवाद जी। नेता प्रतिपक्ष को ना बुलाना तो किसी भी सूरत में कोई देश में ये नहीं कहेगा कि सही है, चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री ने किया हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया हो। इसलिए वो विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि इस वक्त डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपकी पार्टी के पूर्व विधायक राजनीति कर रहे हैं, इस विषय पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। या सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो समय से सरकार के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया, जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया?
विधानसभा के फ्लोर पर इस पर बात क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम रद्द किया है, श्याम जी साहब ने जैसे बताया था, प्रहलाद जी गुंजल ने बताया था, ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम ही इसीलिए रद्द किया है कि उनको पता था कि इसके अंदर अनियमितताएं हुई है, एनओसी नहीं ली गई है। और जो मुद्दे प्रहलाद जी गुंजल ने रखे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न उठाया गया था कि अभी क्यों उठाया, क्यों? कोई अपराध के बारे में अगर बात पता चलता है, उसको टाइम लगता है, उसमें इंक्वायरी की जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका पता किया जाता है और इसके अंदर क्या ऐड हो सकता है, ये पूरा प्रोसीजर चलता है। और जब कंप्लीट होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तब मुद्दा उठाया जाता है। ये मुद्दा उठा, आप ये कहिए ना, प्रहलाद जी गुंजल पे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी एक्शन ले, बीजेपी तो लेगी एक्शन। अगर आपने सेंटर को एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया है तो कार्रवाई होगी उस पर, कौन इसमें मना कर रहा है? लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ, हमारे मित्र भी कह रहे थे, जितने नगर विकास न्यास राजस्थान के अंदर है, मीना जी, सब के सब घाटे में चल रहे हैं। उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। हमारे बीकानेर का मैं बता सकता हूँ, पैसा नहीं है उनके पास। पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है कि मंत्री जी ने ध्यान केवल एक तरफ लगा रखा था, बाकी राजस्थान को छोड़ रखा था उन्होंने। मैं बार बार कहता हूँ, मंत्री जब शपथ लेते हैं पूरे राजस्थान के लिए लेते हैं। किसी कोटा वहाँ विधायक के नाते वो कराए, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, विधायक अपने क्षेत्रों में काम कराते हैं, हर एक सब कराते हैं और कराना भी चाहिए। लेकिन एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, उन कुछ तकनीकी परेशानी, नेटवर्क इश्यू से जूझ रहे हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। पूरे राजस्थान के मंत्री है और पूरे राजस्थान के जब मंत्री है तो पूरे राजस्थान, मैं बार बार कह रहा हूँ, सड़कें खराब होगी जगह जगह पे, क्यों नहीं ये ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों ध्यान नहीं? इनको धारीवाल जी को चुनाव कोटा तक उत्तर से लड़ना है। जहां तक मुझे ध्यान है, बिड़ला जी कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि करे कोटा का विकास करे, कोटा कोई राजस्थान से अलग नहीं है, कोटा उत्तर अलग नहीं है, कोटा दक्षिण अलग नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का बंटवारा ये लोग करते हैं और जिस प्रकार के विकास करते समय ये पार्टी, नेता, अपना एरिया और तो और कई बार जगह ये धर्म को भी देखते हैं, इन सब चीजों को देखकर जो सरकार फैसला करती है वो दुखदायी है, वो दुखदायी है। विकास से विकास तो कौन न करेगा मीना जी? हम विकास विरोधी थोड़ी हैं। हम ये थोड़ी कहें कि कोटा में गलत काम किया है। गलत काम अगर किया है, कानून की अवहेलना की है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन एक बात जो निश्चित है कि धारीवाल साहब को पूरे राजस्थान पे ध्यान देना चाहिए था, वो 4.5 साल नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी एक विधानसभा बचाने के लिए इस राजस्थान को दांव पे रख दिया इन्होंने यूडीएच के माध्यम से। कि क्या विधायक बन भी जाएंगे धारीवाल साहब दोबारा? क्या हो जाएगा? क्या राजस्थान की पीड़ित जनता को न्याय दे पाएंगे? क्या सड़कें टूटी हुई वहां दे पाएंगे न्याय? क्या यूआईटी के मकानों की हालत खराब दे पाएंगे? क्या यूआईटी के गार्डन की हालत खराब दे पाएंगे? केवल अपनी एक विधानसभा को बचाने के लिए, मीना जी, एक विधानसभा को बचाने के लिए क्या धारीवाल साहब इतने कमजोर हो गए कोटा उत्तर में कि उनको इस तरीके का काम करने पड़ते हैं? तो धारीवाल साहब बहुत पुराने नेता है और मैं मानता हूँ उनकी पकड़ है वहां पे, फिर उनको ऐसे काम करने की जरूरत है। राजस्थान का समग्र विकास और सबका साथ सबका विश्वास के काम से काम करें। समझ नहीं आती है राजीव तिवारी जी, क्या इस प्रदेश की, इस देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आती कि आज बीजेपी के डॉक्टर चेतन राजपुरोहित यहाँ बैठकर जो बोल रहे हैं, या इनकी जगह कोई भी और दूसरे प्रवक्ता होते, आज जो मंच, जितने परिवर्तन यात्रा के निकल रहे हैं और उन परिवर्तन यात्रा के जो मंच सज रहे हैं हर दिन अलग अलग जिलों में, वो जिलों मुख्यालयों पर, जैसा कि रोज हम देख रहे हैं, वहां पर भी हर दिन हर बड़े नेता के द्वारा शांति धारीवाल के विधानसभा में दिए गए स्टेटमेंट को याद कराया जाता है। शांति धारीवाल ने कोटा को क्या कुछ दिया ये भी बताया जाता है। राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं किया ये भी बताया जाता है। लेकिन कभी भी इस विपक्ष ने ऐसी एकजुटता, मतलब ये मुद्दों को सिर्फ चुनाव तक खींचना ही एजेंडा है विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। ऐसा याद नहीं आता मुझे कि शांति धारीवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर विपक्ष ने ये आंदोलन किया हो कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए, और आने वाले समय में कोई भी राजनेता ऐसा बयान किसी महिला को लेकर नहीं दे, इसके लिए शांति धारीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक वो नहीं देंगे
तब तक विपक्ष सरकार की कोई कार्यवाही आगे नहीं चलने देगा। बहुत पुरानी बात हो गई है। क्या विपक्ष इतना कमजोर है राजीव तिवारी जी कि इस बात को नहीं रख सकता था? देखिए, अब राजनीति ही कमजोर हो गई है। सब अपने मतलब की राजनीति करते हैं। जब जिसको जिस समय दिखता है कि आज ये मुद्दा हम उठाएंगे तो इसका हमको फायदा मिल जाएगा, तो उसको लेके सब आज परिवर्तन यात्रा में, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्राओं में भी उस लेवल की भीड़ नहीं उमड़ रही, ना श्रोता पहुंच रहे हैं इतने। अभी मैं कल ही एक क्लिप देख रहा था राज्यवर्धन राठौड़ की, कि वो बात करते करते चुपचाप निकल गए, क्योंकि उनसे सवाल ये पूछा गया था कि 1200 लोग ही कैसे इकट्ठे हो रहे हैं आपके यहाँ पे, इतनी बड़ी आप ये परिवर्तन यात्रा लेके चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, 4 बड़े दिग्गज लोगों ने उसका अलग अलग जगहों से रवाना किया, फिर अब प्रधानमंत्री उस यात्रा का समापन करेंगे। तो ठीक है, उन दिनों में आपके भीड़ इकट्ठी हो गई होगी, लेकिन अगर जन समर्थन मिल रहा होता इन यात्राओं को तो सभी जगह उसी लेवल की भीड़ आ रही होती, श्रोता आ रहे होते, जनता अपनी बात लेके आ रही होती, सरकार की कमियों को गिना रही होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेता ही जो पिछले 2-3 साल से गिना रहे हैं बातों को, वही चल रहा है। और प्रहलाद गुंजल की जो आपत्तियां उन्होंने जो बताई, ये पिछले 3 साल से काम चल रहा है, 3.5 साल से। कोई इतनी बड़ी कोई बात ठीक है जिसके लिए एनजीटी में इतनी लंबी जांच चलेगी? उसमें तो एनजीटी के नियमों में साफ साफ है कि भाई इतने किलोमीटर का एरिया अगर घड़ियाल प्रोजेक्ट का है तो उसमें अगर कोई काम हो रहा है तो तत्काल नोटिस दो। नोटिस का अमल नहीं हो रहा तो उसको कोर्ट में जाओ, कोर्ट में नहीं हो रहा तो ट्रिब्यूनल से उस पर रोक लगवाओ। ये सारी एनजीटी के पास तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। एनजीटी ने कितनी चीजों के लिए आपत्ति जताई है, लेकिन क्या वो हो पाया उस पे कुछ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एन मौके पे सामने लाई जाती हैं, चाहे से वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, कोई भी हो। ये लोग सब मुद्दा कैच करने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमको किस मौके पर क्या चीज लेके और किस पार्टी को नीचे दिखाना है या किस नेता को नीचे दिखाना है। क्या शांति धारीवाल जी ने पूरे राजस्थान में विकास नहीं किया? मैं राजपुरोहित जी से पूछना चाहता हूं, जयपुर में जो ये विकास हुआ है, जितने ये फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड्स बनी है, ये बीजेपी के जमाने में बनी है? ये शांति धारीवाल जी की देन है, जिसको लेके आज छोटे शहरों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या छोटे शहरों का विकास नहीं होना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूं, हेडक्वार्टर पे नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं होना चाहिए। कोटा में विकास हुआ है और विकास ही नहीं किया इन्होंने। तो आप देखिए, राजस्थान में घूम के देखिए एक बार। आप तो इतने बड़े और पुराने नेता हैं, आप चारों तरफ घूम के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या विकास हुआ है। विकास हर गवर्नमेंट जो भी आएगी वो पब्लिक के लिए कराना चाहेगी, और हो सकता है कि जो नेता जिस विधायक जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है उसमें थोड़ा 10% 20% ज्यादा विकास हो जाए। अब आप देखिए, विजय तालाब में धारीवाल जी ने 7 वंडर्स बनाए थे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी, उसमें भी आपको कोई ना कोई कानूनी लकूना मिल जाएगा, क्योंकि उसमें विजय तालाब में सीपेज की प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई। तो तब किसी ने कुछ नहीं उठाया, तब सब घूम के भी आते हैं वहां पे, ताली बजाते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम हुआ है कोटा के लिए। तो जब हम एंड मौके पे सारी बात नहीं, जब चुनाव सामने आ रहे हैं, तब उसको लेकर हम 3.5 साल से कर क्या रही थी बीजेपी? मुझे इतना सा बता दें कि भाई क्या आपने किस लेवल पे काम किया, कहाँ से आपने उनको नोटिस दिलाया, रोक लगवाई, क्या किया? राजीव तिवारी जी, सवाल ये उठता है कि जब समझ में आ रहा है राजनीतिक दल, समय, मौका, परिस्थिति देखकर अगर कोई भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो प्रहलाद गुंजल करते हो, चाहे वो भरत सिंह, जो प्रहलाद गुंजल ने खुद ने 20 सड़क पे अपना मकान बना रखा है, हाई कोर्ट आदेश दे चुका है, आज तक वो रोड सही नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई भाई? उसके लिए क्यों नहीं बीजेपी विरोध करती है, उनको अपने पार्टी से निलंबित करती है कि भाई आपने गलत काम कर रखा है? ये हाईकोर्ट आदेश दे चुका है प्रहलाद गुंजल को, तो उनकी पत्नी के नाम पे वो जो मकान है 20 सड़क पे बना हुआ है।
फिर तो इस देश में उसके राम उसके लिए राज्य की बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती है राम इनके राज्य खिलाफ? की परिकल्पना साकार हो जाएगी। राजीव तिवारी जी, अगर ऐसे ऐसे नेताओं को राजनीतिक दल जो सवाल पूछने लग जाएंगे अपने ही, फिर तो हमारी चर्चाओं को भी थोड़ा विराम मिलेगा और हम कुछ अच्छा दिखा पाएंगे, सिवाय हम इस तरह की बहस करने के और आरोप प्रत्यारोपों के पीछे का निहितार्थ समझने के। सिर्फ पूरी चर्चाएं हमारी इसी पर केंद्रित हो जाती है। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि आखिर अगर सब कुछ समय काल परिस्थिति की बात है, तो फिर मुख्यमंत्री जी अचानक अपना फैसला बदलने को मजबूर क्यों हुए? देखिए, वो श्याम सुंदर जी ने बता ही दिया कि जो एक मुख्यमंत्री जो होता है उसके ऊपर तमाम संवैधानिक जिम्मेदारियां होती हैं, तमाम कानूनी उनके ऊपर दबाव रहते हैं। तो जब उनको मालूम पड़ गया कि नहीं ये कुछ ना कुछ है, तो वो क्लियरिटी करके ही तो वहां जाएंगे ना। वो एक विवाद को और तूल नहीं देना चाहेंगे। वो वहां जाते, बीजेपी वाले प्रदर्शन करते और दूसरी बातें होती, मीडिया में ये सारी चीजें आती, तो कहीं ना कहीं सरकार की उसमें बदनामी होती। तो वो अभी इस मौके पर, जबकि चुनाव आसन्न है, 1.5-2 महीने बाद चुनाव की बात आने वाली है, तो इस मौके पर वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं किसी भी या पार्टी किसी भी विवाद में पड़े। अब कोई एक चीज बन गई है, अब उस पर जो भी कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी या जो भी होगा, अब उद्घाटन तो हो ही गया उसका। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि केंद्र सरकार ने ही बनाई है, उसमें भी बहुत सारे कानूनी पचड़े हैं, लेकिन वो बन गई, उद्घाटन हो गया, चल रहा है। अब जब कानून का या किसी की वो बात आएगी सामने, तब की तब देखी जाएगी। आज कितनी कॉलोनियां या कौन कितने बड़े बड़े भवन हैं जो कि सारे नियमों के विपरीत बने हुए हैं। तो उनको लेके अगर हम आज ही इस पे डिसीजन दे लें कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, अरे उसकी न्यायिक सारी चीजें होने दीजिए, जांच होनी दीजिए और दूसरी चीजें होनी दीजिए, उनको कानूनी कोई कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ ये चीज गलत है। हम अभी से डिसीजन देने वाले कहां से हो गए, बताइए। जी जी, तो डिसीजन कोर्ट देगा, समय और काल परिस्थिति के बाद पता चलेगा कि दरअसल इसमें कब कब कानून केंद्र की तरफ से नोटिस आए, कब राज्य सरकार ने इग्नोर किए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल हो गई है और आज मुख्यमंत्री इस उद्घाटन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। मेरा जो सवाल था श्याम सुंदर शर्मा जी, कि जब शादी होती है तो सारी चीजों को भुला दिया जाता है, क्या आज कांग्रेस पार्टी अब जिस मोड़ पर खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से लोगों के जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, भले ही वो हारने वाले हो या भले ही जिनको टिकट नहीं मिल रहे हो, हारना और जीतना तो जनता बताएगी, लेकिन जिनको ये लग रहा हो कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, जैसे ज्योति मिर्जा जब गई तो ये कहा गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कि 4.5 साल से वो पार्टी में सक्रिय ही नहीं थी। तो भरत सिंह और कोटा में जो दूसरे ऐसे और प्रदेश के जो दूसरे जिलों में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो ऐसे में भरत सिंह के लिए क्या विकल्प बचता है? कोटा की राजनीति को जब आप देखते हैं तो अभी तक का जो मुख्यमंत्री के प्रति उनका जो व्यवहार रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो उनके प्रति व्यवहार रहा है, ऐसी स्थिति में आप कोटा में भरत सिंह को कहां पाते हैं? आपका ऑडियो ऑन करिए प्लीज। मीना जी, क्योंकि भरत सिंह जी ने तो कह ही दिया मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा था मुंडन करा करके बैठे हुए थे वो, और कह रहे थे कि मैं अशोक गहलोत को अपने बाल भेजूंगा तो सोचेंगे कि मेरी शक्ल देख करके कि मैंने अन्याय के प्रति जो मामला उठाया है वो है बरकरार है। वो आज से नहीं, वो तो बहुत समय से पत्र लिख रहे हैं। मंत्रिमंडल में यदि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि बहुत कम उम्र वाले हैं और दूसरे दल से आकर के कांग्रेस में वर्चस्व जमाए हुए हैं और भरत सिंह जी को कुछ मिला नहीं, तो उनका दिल में एक दर्द तो है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनता था, अब नहीं हूं इस बार, पहली बार पहले रहते थे वो। तो इसलिए देखिए कि अपने अपने तरीके हैं और देखिएगा वो निश्चित रूप से प्रमोद भाया जैन के खिलाफ बहुत सारे मामले उठाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो न्याय के लिए उठाए थे सारे मामले, मुख्यमंत्री जी अन्याय के लिए संरक्षण देना चाहते तो दे। अब देखिएगा उसका प्रभाव
चुनाव में कैसे कैसे आएगा ये अभी कुछ नहीं पता। ये देखिए, आप तो रामनारायण मीना भी कह चुके हैं, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कई बार। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखिए पार्टी में है सब चीजें, और वो उसके बावजूद भी पार्टी चल रही है। अब पार्टी में देखिएगा विधानसभा के चुनाव के वक्त में किसका कितना वजूद हो पाएगा, किसको कितना मिल पाएगा, ये तो अभी इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन भरत जी कह रहे थे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना। इसलिए ही तो आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी की सभा में सचिन पायलट को कहना पड़ता है कि राहुल जी और आप बार बार आइएगा, हम जीतते हैं अगर आप आते हो तो। हिमाचल में जीत प्रियंका जी आपके कारण हुई, तो कर्नाटक में दोनों भाई बहन के कारण हुई, तो हमारे राजस्थान को जिताने के लिए केवल मुख्यमंत्री जी कामयाब नहीं होंगे, इसलिए आप आइए। तो ये सब चीजें क्या अंकित करती हैं? अब सारी चीजें देखिए, अब बैठक होती है, आपसी बातचीत नहीं होती है मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट के बीच में, तो विवाद का विषय तो आज भी बना हुआ है। अब देखिए 123 विधायकों को बुलाया था, विधायक प्लस मंत्रियों को सबको आमंत्रित शांति धारीवाल ने किया था। अब शांति धारीवाल जो प्रोजेक्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए आज, क्योंकि विवादित हो गया। अब उनको ये पता ही नहीं था कि हाँ, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी कमेटी से अनुमति लेनी थी, नहीं ली। देखिए कमियां तो रही है। आप देखिए, और यूआईटी को नदी क्षेत्र में होटल के लिए या बाकी चीजों की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो जमीन बेचने का है। शांति धारीवाल जी तो व्यापारी के रूप में काम करते हैं, वो व्यापारी रहे भी पुराने। अब देखिए, आप बार बार कह रहे शांति धारीवाल जी ने काम किया, लेकिन 5 विकास प्राधिकरण है राजस्थान में, एक का भी गठन हो पाया क्या? किसी का अध्यक्ष बना क्या? 28 यूआईटी है, कोई बनी क्या? तो शांति धारीवाल जी अकेले ही अगर विकास करने के लिए प्रसिद्ध होना चाहते तो हो, कोई बात नहीं। क्या आपके नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में रह करके यूआईटी का विकास कर सकते हैं, उनको नेतृत्व देने का जो मामला आना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आता क्या? इसलिए समग्र विकास जब ही हो सकता है जब आप विकेंद्रीकरण करो सत्ता का। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता तो फिर ये आरोप लगते हैं। अब जयपुर में आप द्रवती नदी का ले लीजिएगा, 1250 करोड़ रुपए खर्च किए ना, चाहे वसुंधरा जी ने किए, किसी ने किए, सपना था। केवल 125 करोड़ रुपए देने थे, बाकी नहीं दिया आपने, 1250 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। अब ये पब्लिक का पैसा है, आप छोटी सी अमाउंट को लेकर के आप टाटा कंसल्टिंग का नहीं मानते हो करने को, वो बात अलग है। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट को इसलिए कर देते हो कि ये दूसरी वाली सरकार ने बनाया है। अब 3000 करोड़ की जमीन आपको मिल रही है, उससे आप उसको नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो उपलब्धि बीजेपी के पक्ष में चली जाएगी, इसलिए उसको रोके रखा। अभी तक आपने देखा होगा अधूरा पड़ा और सड़ान मारती है, आप भी आते जाते हो। मानसरोवर का और बाकी का क्षेत्र जो है विकसित हो सकता था, वही यही चीज है कि फ्रंट, वहां का फ्रंट और अपना भी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बनाई थी और सपने दिखाए थे वसुंधरा जी ने, वो नहीं पूरे हुए। तो देखिए राजनीति में निश्चित तौर पर व्रत जी बहुत सारी चीजें जो होती है वो दिखती नहीं है। आप जो बार बार कह रहे थे हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, सचिन पायलट अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र में गए अजमेर, या धीरज गुजर की दादी एक्सपायर हो गई, वहां बैठने भी गए। तो दिखेगा कि अपना अपना नेता अपने अपने क्षेत्र में जाता है और खुद की अगर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नहीं करेगा तो उसको फिर कौन पूछेगा। इसलिए दिखेगा कि निश्चित तौर पर शांति धारीवाल अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि वो और या उसके बेटे जो भी चुनाव लड़के आएंगे जीतेंगे, क्योंकि बगावत का, अनुशासनहीनता का तो आज भी तगमा लगा हुआ है ना। अभी तक तो क्लियर पार्टी ने तो नहीं किया कि भाई हमने तीनों को माफ कर दिया हो। 2 लोग तो मौजूद थे वहां पे भी, आरटीडीसी के चेयरमैन, वो जानते हैं कि आरटीडीसी के चेयरमैन मुख्यमंत्री के अधीन चलते हैं, वो उन्हीं की बात मानते हैं, इसलिए सचिन पायलट के साथ जा नहीं सकते वो। तो इसलिए सब बातें हैं, अभी राजनीति में कुछ चीजें आनी बाकी है। इसलिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो आपने कहा कि कोटा का विकास होना चाहिए, कोई मना करता है, कोई मना थोड़ा करता है। आपने नियमों के तहत अगर विकास किया होता और कोई चीज नहीं आएगी, और इतना पैसा आप पब्लिक का लगा रहे हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी इसके ऊपर आपत्ति करके अगर डिसमेंटल करने के आदेश कर देती है, तो ये पैसे पब्लिक का पैसा है, शांति धारीवाल का पैसा नहीं है। शांति धारीवाल को अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो यूआईटी में चाहे जो कुछ करे। यूआईटी के चेयरमैन तो बनाया नहीं है उन्होंने, वो खुद निर्णय कर लेते हैं मंत्री होने के नाते। इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है। और बार बार जो आप कहते हैं कि एआईसीसी के खर्चे का जिम्मेदारी किसके पास है, मुझे नहीं पता शांति धारीवाल जी क्यों उनको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री यूआईटी का, आप यूडीएच के मंत्री रहो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की चिंताएं दूर हो जाती है। वो कहते हैं शांति धारीवाल निपटा लेगा या महेश जोशी निपटा लेंगे। तो ये पर्दे के पीछे से जो सवाल उठते हैं
वो निश्चित रूप से जी कुछ न कुछ तो है। ऐसा नहीं है मीना जी, केवल मैं और आपके कहने से कुछ नहीं है कि शांति जी धारीवाल जो निर्णय ले लेते हैं वो सब कुछ ठीक होता है, ऐसा नहीं है ना। इसलिए ये है कि लोकतंत्र में हमेशा, अब जो कैबिनेट की बैठक आज क्यों नहीं हुई फिर वहां पर? अभी देखिएगा, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि दिनेश कुमार जो प्रमुख शासन सचिव है मंत्रिमंडल, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि बैठक नहीं होगी, स्थगित की जाती है 13 तारीख को, जो 11 और 11:30 बजे बैठक होने वाली थी। तो ये कोई ना कोई तो होगी चीज। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर नहीं गए तो अच्छा फैसला हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल खड़े नहीं होंगे। भाई वो देंगे धारीवाल जी ने गलत किया होगा तो हम जांच भी करा लेंगे। अब प्रहलाद जी गुंजल ने ये तो कहा हमारी सरकार आएगी तो हम एक एक के खिलाफ जांच कराएंगे। बहन भाई का अगर संबंध बना रहा तो फिर जांच होगी नहीं, आपको पता है। लेकिन बहन भी आजकल मुश्किल में है राजनीति में, उसकी भी कोई सुन नहीं रहा। तो इसलिए जी फैसला इस आधार पे कहाँ जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सत्ता किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, कहाँ कैसी पेचीदगियां बनी हुई है दोनों दलों में। जो आरोप प्रत्यारोप आपको दिख रहे हैं वो और भी तेज होंगे, अभी अभी धीरे धीरे नहीं होंगे, और तेज हो जाएंगे। और सब कह रहे हैं जी जहां हमने 3 बार नहीं जीती सीटें उनके प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है कि हम जहां जहां 3 बार 2 बार चुनाव हारे हम उसको प्राथमिकता के आधार पर कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। लेकिन यह बात सही, बहुत सारे नेता हैं जो नहीं आते, वो जीतते आते हैं। आप जीत हराने के लिए अगर आप अच्छे कैंडिडेट को ला करके अगर उसको वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन चुनाव में आने वाले निश्चित रूप से आज वाला जो फैसला रिवर फ्रंट का आपने रखा उसमें कमियां निश्चित रूप से सामने आई है। और उसी का कारण जी है कि मुख्यमंत्री जी नहीं जाकर के एक अच्छा फैसला, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी नहीं मुख्यमंत्री जाना ने चाहते थे। फैसला तो अच्छा कर लिया श्याम सुंदर शर्मा जी। मुख्यमंत्री ने फैसला खुद को बचाने के लिए तो अच्छा कर लिया, लेकिन आखिरी दिन इस बात का पता चलना कि कुछ गड़बड़ियां हैं। आखिरी दिन पूरा सरकार जुटी हुई है, मंत्री जुटे हुए हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी जुटी हुई है, उसके बाद ऐसा होना वाकई में भरत मेघवाल जी बहुत सारे सवाल उठाता है। जनता कैसे मतलब इस बात को मानेगी, कैसे आप इस बात को प्रूव करेंगे कि जो प्रहलाद गुंजल जो कह रहे हैं वो कोर्ट में साबित करें? क्योंकि मुख्यमंत्री का नहीं जाना, कैबिनेट मीटिंग का कैंसिल होना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मीना जी देखिए, कयास कई तरह के लगाए जा सकते हैं। हम जितने भी यहाँ लोग बैठे अपने अपने विवेक से और अपनी नॉलेज के हिसाब से हर बात रख सकते हैं। इसीलिए तो आपको तथ्य के साथ बात रखने के लिए बुलाया है भरत और इतना मेघवाल बड़ा जी। कोई विवेक खामियाजा विवेक की बात नहीं है, विवेक की बात नहीं है, तथ्य आप रखें। नहीं। सरकार की देखिए तरफ से आप उस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी सत्ता है, आप देखिए तथ्य तथ्य, रखिए ना। देखिए मैं वही तथ्य बता रहा हूँ ना आपको कि जिन्होंने आरोप लगाए उसको सिद्ध करिए ना आप। आपको मना किसने करा? अगर कहीं कोई तो गलती हुई है अरे ईआरसीपी पे, वो तो अरे वो तो ईआरसीपी पे भरत जी, अरे मुख्यमंत्री सचिवालय ने सिद्ध कर दी है। आप अपनी बात को कह करके गलत कह रहे हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुख्यमंत्री गए फिर वहां पर? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सचिवालय ने क्या ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट बना है इसमें कमियां पाई गई है? हाँ बिल्कुल कमी पाई गई है, यही तो कह रहा हूँ कहाँ मैं आपको। कहाँ राष्ट्रीय वन कहाँ जीवी पाई अरे मेरी बात सुनो, कहाँ आप कहाँ सुनिए पाई गई मेरी, है? आप बताइए। सुनिए मैं भी सुनिए, तेरे मैं जो बता, आप मैं सुनिए आप मुझे सुनिए, जो बता रहे अरे हैं ना, सुन लीजिए, मैं भी अरे वो पढ़ सुनिए रहा हूँ। सुनिए, मैं भी तेरे अरे भाषण का सुनिए, वही पढ़ रहा हूँ जो भी आपने बताया है मुझे। मैं भी अरे वही सुनिए पढ़ रहा हूँ। सुनिए सुनिए, उसमें कहीं अरे नहीं सुनिए लिखा सुनिए, अरे उसमें। सुनिए तो सही आप, अरे सुनिए तो सही आप बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के बोलने लग जाते हो। आपको नॉलेज नहीं, आप जबरदस्ती की बातें करने लग जाते हो। बोलिए बोलिए, राष्ट्रीय आप बोलिए। वन्य जीव बोर्ड की स्थायी कमेटी से अनुमति नहीं ली गई, एक तो ये कमी है, साफ बात आ रही है ना सामने। अच्छा, और देखिएगा कहाँ नेशनल ये? चंबल घड़ियाल, अरे सुनिए सही है, नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी से मैं भी वही संबंधित पढ़ रहा हूँ। एनवायर एक्ट है, अरे मैं भी एनवायर वही एक्ट पढ़ रहा है हूँ। 1986। जो और आप बोल रहे हो मैं देखिए पढ़ रहा हूँ। प्रोटेक्शन वो बात है। अरे तो गाइडलाइन के नियमों की पालना वो नहीं मैं हुई पढ़ है रहा हूँ। या जो आप आप बोल फिर रहे हो मैं पढ़ रहा मुख्यमंत्री? हूँ। तो तो आप फिर दे देना आप क्या नोटिस। कहते हो, आप क्या आप करो? नोटिस दीजिए ना। कौन नोटिस देगा? नोटिस आप दे रखा नोटिस है 1 दीजिए। जुलाई को, 1 जुलाई को नोटिस आया हुआ है सरकार के पास, क्यों जवाब नहीं नहीं गया। देगा? फिर आप फालतू बात कर, हाँ आशंका 1 जुलाई को। आशंका आशंका जताई गई है। तो आशंका जताई गई है। आप कहते हो आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? पढ़िए अरे ना। आप कहने क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? नहीं नहीं चाहती। आप लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री आप जी क्यों अनुमान नहीं गए? लगाइए ना। अनुमान के लिए हम मना अनुमान थोड़ी नहीं कर रहे लगा हैं रहा कि हूं, आप देखिए मैं तो आप आदेश की सिर्फ कॉपी अनुमान बता रहा हूँ ये। लगाइए। आप अनुमान लगाइए। अब श्याम जी उसको मुख्यमंत्री जी बोलने ने नहीं दीजिए। जाना। नहीं नहीं भरत मेघवाल जी, देखिए भरत मेघवाल उसमें जी, भरत जो मेघवाल जो जी, एनजीआईटी सवाल का ये आया है, है। इतने दिनों से पूरी कैबिनेट के मंत्रियों ने तैयारी कर ली थी, कोटा में बैठक है, जाना है। बहुत सारे लोग कल रात को निकल भी गए थे मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए।
कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री पहुंच गए वहां पर, अब उनको वापस आना होगा, उनका कार्यक्रम बदल दिया गया है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है विधायक कि दल की क्या बैठक की तैयारी हो रही है। मैं मीना जी वही आपको चीज बता रहा हूँ कि आशंका कुछ भी जताई जा सकती है। एनजीआईटी ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस अरे में ये लिखा दिनेश था, कुमार जो मंत्रिमंडल कमेटी के प्रमुख शासन सचिव, उन्हें आदेश निकाल दिया कि बैठक नहीं हो रही है कल वहां। तो क्या उसमें ये लिखा है कि रिवर फ्रंट के अंदर खामियां पाई गई, गलतियां पाई गई? अगर कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही, इट मींस कि उसमें रिवर फ्रंट में क्यों खामियां नहीं हो पाई रही गई है? है। हाँ, अब क्यों के तो बहुत सवाल होते हैं, क्यों नहीं हो रही है? आप लगाइए ना assumption, हमने मना थोड़ी किया। आदेश जारी हो गए। श्याम जी, आप तो बीपी हाई करते नहीं है, भरत जी का बीपी हाई कर रहे हैं आप तो अरे तो स्वस्थ मैं कह रहा हूँ हैं। आदेश जारी क्यों किए? दिनेश कुमार जो प्रमुख मैंने ये शासन सचिव है कहा मंत्रिमंडल कमेटी के, उन्होंने आदेश क्यों अगर जारी किए? अगर ये आदेश जारी किए हो कि रिवर फ्रंट में कमियां पाई गई हैं, उसमें खामियां है, उसमें गलती है, इसलिए अच्छा छोड़िए, आप ये बता सकते हैं कि क्यों कैंसिल की गई? आपके पास कोई जानकारी है? पार्टी में कोई डिस्कशन हुआ है इसको लेकर? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे। सभी लोग वहां पहुंचे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए। अब उसका क्या कारण है, वो अगर ऐसा होगा तो वो आज समय के अनुसार पता चल जाएगा। लेकिन आज ही कह देना सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई कमी थी, उसमें कोई खामी थी, जो एनजीआईटी का नोटिस आया उसमें था कि आशंका जताई जा रही है। लेकिन मैं ये शांति आपको कह रहा हूँ, आप अजम्पशन लगाइए, आप कोई भी अजम्पशन लगा सकते हैं। आपकी बात सुनते हैं ना, हम तो जनता को आपकी बात बता रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया हुआ है कि आप बताएं जनता के विकास आशंका के या तो काम, संभावना जनता या जनता कयास, के इन विकास सब बातों में विराम लग जाए, इसीलिए तो आपको बुलाया हुआ है। ईआरसीपी पर भी 1 रुपए का काम नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार का चाल चरित्र तो हमें पता है, वो जनता से जुड़े हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करती है। G20 में भी 4,500 करोड़ खर्च किए गए और देश की गरीबी को हरे पर्दे से छुपा करके बताया गया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल पूछना चाहिए हमें कि अभी कहां तो 4,500 करोड़ गायब कर दिया। हमारे प्रदेश की जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि कोई भी कारण हो सकता है राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव होने का, बहुत कारण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की व्यस्तता हो सकती है, मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। सवाल तो सिर्फ ये है कि आज रिवर फ्रंट पर जो राजनीति हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या वो वजह है? क्या भरत सिंह वजह है जिसकी वजह से, क्या वो वजह है कि आजकल 2-3 ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें मुख्यमंत्री के रास्ते पर मोदी मोदी के नारे लगे? क्या उस तरह की चर्चाएं, क्या उस तरह का विरोध वहां पर आशंकित था? तमाम चीजें हैं। लेकिन आपने कहा भरत सिंह जी, हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं कि इसका जो भी कारण होगा, जब आपको पता चलेगा तो आप जनता को बताएंगे। अभी तक किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों बदला गया, और इसीलिए चर्चा हो रही है कि रिवर फ्रंट पर राजनीति क्यों हो रही है। इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के कोटा जिले में इतना बड़ा जो एक भव्य कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला था, वो उतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राज्य का मुखिया जब पहुंचता है तो कार्यक्रम की भव्यता बढ़ जाती है। परिवार का मुखिया जब उस कार्यक्रम का आगाज करता है तो संदेश दूर दूर तक जाता है। ये संदेश नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, ये चर्चा का विषय है। लेकिन कोई बात नहीं है, चर्चा पर विराम तब लगेगा जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से इसका कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा जो जनता को समझ में आए। अभी तक तो सिर्फ ये कहा गया कि प्रोग्राम कैंसिल है, उसके भी उस तरह से सूचना सिर्फ मुख्यमंत्री के उससे आई है। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रहलाद गुंजल को कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तथ्यों को सामने रखना पड़ा। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बीजेपी भी इतनी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, ग्राउंड पे बूथ मैनेजमेंट का काम हो रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आपकी अच्छा नहीं होता कि आपके भी लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो कोटा से हैं, वो भी यहाँ पहुंचते इस कार्यक्रम में। अच्छा नहीं होता कि इस कार्यक्रम, इस पूरे निर्माण के दौरान जो कमियां रही हैं उनको सरकार को अवगत करा के और बीच का रास्ता निकाला जाता है, ताकि कार्यक्रम भी सुंदर होता, कोटा की जनता को एक सौगात भी मिलती। बजाय इसके कि कोटा की जनता में चर्चा ये होगी आज, पता नहीं क्या हुआ, मुख्यमंत्री आए नहीं।
पता नहीं क्या हुआ, ओम बिरला भी नहीं पहुंचे, पता नहीं क्या हुआ, कार्यक्रम में किरकिरी रह गई, सिर्फ ये जनता चर्चा करेगी। अभी जैसा श्याम जी विद्या ने बताया था, शांति धारीवाल जी मंत्रिमंडल का वो नाम है जो अपने डिक्टेटरशिप के लिए प्रसिद्ध है। आज भरत जी हमारे मित्र कांग्रेस के उनका कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन इन जैसे 33 कार्यकर्ताओं का हक जो उनको मिलना चाहिए था नगर विकास न्यास के अध्यक्ष के रूप में और प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, वो भी शांति धारीवाल जी ने नहीं लेने दिया किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को। 5 साल तक ना नगर विकास न्यास के अध्यक्ष नहीं बनाए, जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बनते, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बनते। क्यों नहीं बनने दिया? इसीलिए नहीं बनने दिया कि वो सारी चाबी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। शुरू से उनका सिस्टम रहा है, वर्किंग रही है उनकी, वो उस वर्किंग के नाते वो काम करते हैं, तो वो ये देखते ही नहीं है कि नियम का पालन होता है या नियम का पालन नहीं होता है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना नहीं है। इसीलिए पिछली सरकार का उनका जो यूडीएच का जो कार्यकाल था, उसके जो बाद में जो किस्से सामने आए थे, चाहे सिद्धू साहब के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, वो जब उजागर हुए थे वो इसी कारणों से हुए थे जिस प्रकार से माननीय गहलोत साहब ने आंखें बंद कर रखी है। माननीय गहलोत साहब ने भी ये नहीं कहा धारीवाल साहब को, अरे भाई आप नगर विकास न्यास के अध्यक्ष नियुक्त क्यों नहीं कर रहे कार्यकर्ताओं को? किसका फायदा होता अगर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, ये भरत जी ये चेयरमैन बनते किसी भी नगर विकास न्यास के अध्यक्ष बनते, 3 साल तक ये अध्यक्ष रहते, लेकिन मौका नहीं दिया धारीवाल साहब ने किसी कार्यकर्ता को। यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर भी धारीवाल साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उनकी खिलाफत करता है, और कोटा के अंदर भी है, कोटा के अंदर भी है। इसी डर के कारण से धारीवाल साहब को सता रहा है कि अब चुनाव आ गए सर पे, कहीं अपने वाले ही नहीं हरा दें, कहीं अपने वाले ही नहीं हरा दें। इसी डर से धारीवाल साहब आनन फानन में काम करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, किसी भी तरफ भी धारीवाल साहब का ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान जाता होता तो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष नहीं बने, कोई बात नहीं, सरकार का अंदरूनी मामला है। ये घाटे में जो नगर पालिकाएं चल रही है, डॉक्टर चेतन पुरोहित, धारीवाल जी, भरत जी, अरे प्रहलाद गुंजल जी की तरफ ध्यान आएगा क्या पार्टी का? कैसे? मैं समझा नहीं। प्रहलाद गुंजल जी ने अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में लेके गए हैं, जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराया है कि ये सरकार कानून को ताक में रखकर, नियम कानूनों की अवहेलना करके, केवल वाहवाही लूटने के लिए जल्दबाजी में, एक शब्द और जोड़ूंगा मैं, जल्दबाजी में अगर ये एनओसी लेते, अगर ये सारी परमिशन लेते, ये काम प्रहलाद गुंजल की बजाय आपकी पार्टी के अध्यक्ष या आपके उपनेता प्रतिपक्ष या आपके केंद्र के नेताओं के द्वारा किया जाता, या फिर प्रहलाद गुंजल को आपने ये काम दिया था? प्रहलाद गुंजल जी कोटा के अंदर हमारे स्थापित नेता है, उन्होंने शांति धारीवाल जी को पहले एक बार हराया था, ये चुनाव भी उन्होंने ही लड़ा था। तो लोकल लीडरशिप भी डेवलप होती है इससे, और प्रदेश भी निश्चित रूप से इस मामले को उठाएगा। परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से हमारे एक मित्र कह रहे थे 1200 आदमी नहीं है। राज्यवर्धन जी के उस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी था, राज्यवर्धन जी शामिल हुए थे गंगानगर से। एक भी कार्यक्रम, आम सभा, आपको पता है 2 तरीके का कार्यक्रम है, स्वागत सभा और आम सभा। स्वागत सभा में वो होता है जो रास्ते में लोग बाग स्वागत करते हैं, कहीं 200 लोग होते हैं, कहीं 500 लोग होते हैं, कहीं 1000 लोग होते हैं, लेकिन आम सभा जो हमारी होती है। ताकतवर हो गए आपकी पार्टी में, प्रहलाद गुंजल इतने ताकतवर हो गए कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदलवाने में सफल हुए। आपके हर कार्यकर्ता ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ताकतवर है, हर कार्यकर्ता। कोटा का सामान्य वार्ड अध्यक्ष भी हमारा ताकतवर है और कोटा का जिला अध्यक्ष भी ताकतवर है। कोटा में विधानसभा का चुनाव लड़े हुए नेता हमारे, चाहे जीते हैं चाहे हारे हैं, लेकिन वो संघर्ष करने में सब लोग ताकतवर है। वसुंधरा राजे को चेहरा बनाएंगे, खुलकर मांग कर चुके हैं, वसुंधरा राजे को चेहरा बनाएंगे तो ही राजस्थान में बीजेपी की गति है। बहरहाल अभी सवाल ये है कि आज कोटा में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ वो सफलता की बजाय सुर्खियां बटोर रहा है विवाद की वजह से। विवाद के कई कारण हैं, आरोप सरकार पर लग रहे हैं नियमों की अनदेखी की, और चर्चा ये भी हो रही है कि सरकार के ही जो विधायक और पूर्व मंत्री हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं उस इलाके में।
मुख्यमंत्री को अपना जो कार्यक्रम बदलना पड़ा, उसकी तमाम मजबूरियां और कारण रहे होंगे, लेकिन आज न्यूज़ 24 पर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता को उन कारणों, उन तथ्यों से अवगत कराएं, परिचित कराएं, जो ये कुछ दिख रहा है, उसके पीछे की सच्चाई होती है। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी मरुधरा की बात में। तब तक के लिए नमस्कार।